हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल इकोनॉमिक्स बाय श्री किशोर में। तो हमने जो पिछली 2 वीडियो में किया है, 3-4 वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के मतलब आय विधि कर लिए और एक मूल्य वृद्धि विधि कर ली। आज हम करने वाले हैं व्यय विधि। ठीक है, तो हम सबसे देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो व्यय विधि, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलों की। तो पहले बात करते हैं हम आय विधि के, व्यय विधि के अलग अलग नाम किस नाम से जानी जाती है। देखिए, व्यय विधि के अलग नाम, सबसे पहला आता है यहाँ पर, वो है उपभोग विधि। दूसरा है हमारे पास निवेश विधि। तीसरा है हमारे पास विन्यास विधि। ठीक है, और चौथा हमारे पास क्या है, वही है व्यय विधि। ठीक है, ये क्या है, वही नाम है, 4 नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। व्यय विधि का सूत्र, व्यय विधि का सूत्र। तो सबसे पहले आता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घरेलू आय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घरेलू आय। ठीक है, तो हमें इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए, कुछ भी हमें व्यय विधि के अंदर कुछ भी दे रखा हो, हम तो व्यय विधि में सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका इसमें मदद होती है अंतिम उपभोग व्यय, ये हमारे पास हो गया एक। ठीक है, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तीसरा है शुद्ध निर्यात। तीसरा है हमारे पास शुद्ध निर्यात। ठीक है, इन तीनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा घरेलू आय। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम तीनों के ये अलग अलग नाम नहीं लिए होते। पहले हम बात करते हैं अंतिम उपभोग व्यय। अगर ये सीधे सीधे ना दे रखा हो तो क्या है, देखिए नोट, अगर यह तीनों सीधे सीधे ना दे रखा हो तो, अब ये सीधे सीधे ना दे रखा हो तो हमें क्या करना है, इनके अलग नाम पहचानने। अब अलग नाम क्या होते हैं देखते हैं। देखिए, पहला हम बात करते हैं अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, अंतिम उपभोग व्यय की बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसे बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, इसको निकालना फॉर्मूला क्या होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है,
ये हमारे पास दोनों तरीके हैं। तो हमारा क्या कहता है निजी अंतिम भोग, यानी कि इस वाले को निकालने के लिए दो तरीके भी है। अगर ये डायरेक्ट ना दे रखा हो तो ये दोनों दे रखे होंगे, इन दोनों को ऐड करके तो ये निकल कर आ जाएगा। सिंपल समझ में आया आपको। दूसरा हम बात करते हैं, हम इसको लास्ट में बात करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इसी में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फिर इस पर शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा है, निर्यात माइनस आयात। निर्यात माइनस आयात, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, शुद्ध निर्यात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा था ये। अब हम बात कर लेते हैं अपने हमारे एक अच्छे से टॉपिक की, जिसे हम बात करते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। देखिए इसको कहता है अंडरलाइन। ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। ठीक है, तीसरा है हमारे पास ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण। आपको ये ध्यान देना होगा इसके अंदर सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो होता है ना, वो सिंपल सा एक तरीका होता है। इसमें स्थायी पूंजी निर्माण, निवल पूंजी निर्माण क्या है, वह एक अलग बात होती है। उसको हम किसी न किसी तरीके से सकल पूंजी निर्माण में कन्वर्ट करने की कोशिश हम करते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहला तरीका होता है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, ये आपको एग्जाम में दिया होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा इसे निकालने के लिए, ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा। ठीक है, ये दिया होगा और दे रखा होगा हमें प्लस में क्या दे रखा होगा, एक आता होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन करने प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन इसे बोलते हैं हम मूल्यह्रास। ठीक है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल्यह्रास। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या नहीं सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकल कर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है, इन दोनों मदों के साथ एक मद और जोड़नी पड़ती है। सोचता हूँ ये हमारा हो गया क्या है, फर्स्ट तरीका, यहाँ रहता हूँ पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। यहां पर आया, देखिए दूसरा तरीका। देखिए यहाँ पर क्या है, कभी कभार ये क्या है, पिछले हमने करा था इस वाले में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने किया था शुद्ध घरेलू। कभी कभार हमें क्या है, ये आगे दे देता है और ये पीछे देता है, ये हमें दे देगा प्लस ये दे देगा और क्या ये निकालना होगा, ये निकाल लिया हमने। लेकिन कभी कभार हमें क्या दे रखा है, ये दे देगा, ठीक है, और ये नहीं देगा और ये निकालने को बोलेगा। हमें इस निकालने के लिए इसमें क्या है, इन दोनों को क्या है माइनस करना होगा, ऐड कीजिएगा, वही समझा उस तरीका। देखिए शुद्ध घरेलू पूंजीमान, ये हमें पहले दे दिया शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण इज इक्वल टू सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो क्या है, माइनस हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन, इसे हम बोलते हैं मूल्य ह्रास। एक ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या माइनस कर दिया, ये अदला बदली हो गई जगह। ठीक है, पिछले जो हमने यहाँ पे किया था उसमें देखिए यहाँ पर ये अदला बदली है, शुद्ध घरेलू यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ पर आ गया, तब जाके हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ कर दिया इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आइए बात करते हैं, इसे हम करते हैं यहाँ पर इस तरीका। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
देख इस वाले को मैं करता हूँ हाईलाइट ताकि आपको याद रहे कितने तरीके हो गए। पहला तरीका, दूसरा तरीका, अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरे तरीके में क्या करना पड़ता है, कभी कभार हमें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐड करने को कहता है। हमें क्या करना है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालना है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है। और हमें क्या दे रखा था, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, ये दे रखा होता है। फिर प्लस कर देते हैं हम स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। ये हमें दो मदें दे रखी होती है। अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा हो तो हमें स्थायी वाला दे रखा होगा, उसमें क्या स्टॉक परिवर्तन दे देंगे। अगर स्टॉक परिवर्तन के साथ हमें डेप्रिसिएशन भी दे रखा हो तो उसे ऐड कर लेंगे, लेकिन मोस्टली क्या है, ये दे रखा होता है, डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। डेप्रिसिएशन को हम आखिर में भी ऐड करते हैं और शुरुआत में भी ऐड करते हैं, तो दोनों चीज़ करनी पड़ती है हमें, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न ना हो इसलिए, ठीक है। घटाना हटाना पड़ता है, वो एक क्वेश्चन आएंगे तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर क्या है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा हो, निकालना होगा सकल घरेलू स्थायी पूंजी, ये क्या है, स्थायी वाला, स्थायी पूंजी निर्माण दे रखा हुआ। ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या करते हैं, स्टॉक में परिवर्तन। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, सिर्फ स्टॉक दे रखा है, तो स्टॉक को ऐड कर देंगे, सकल घरेलू पूंजी निर्माण आके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चौथे तरीके की। चौथा तरीका देखिए, यहाँ पर भी क्या है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें चौथे तरीके में दे रखा होगा सकल ठीक है, इसमें सकल घरेलू स्थायी, या नाम दे रखा होगा दूसरा वाला अचल पूंजी निर्माण, ठीक है, ये दे रखा होगा। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे निवल, ठीक है, निवल स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है। इस निवल स्थायी पूंजी निर्माण ये भी दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ये भी दे रखा होगा, ये भी दोनों स्थायी दे रखे होंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। और हमें दे रखा होगा डेप्रिसिएशन, इसे बोलते हैं हम मूल्य ह्रास, ठीक है। और हमें दे रखा होगा स्टॉक में परिवर्तन, मैं शॉर्ट में लिख दिया, मैंने यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है। ये चार चीजें हम दे रखी होंगी। अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालना हो चौथे तरीके से, तो हमें क्या ये क्वेश्चन ध्यान देना होगा, ये दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा, देखो 1 2 3 4, इन चारों को हम ऐड कर देंगे, तब जाके सकल घरेलू पूंजी निर्माण हमें
मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा चौथा तरीका हो गया अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो। ठीक है, पांचवा क्या है? पांचवा तरीका देखिए, पांचवा तरीका है अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालना हो, इसका दूसरा नाम भी एक होता है, इसे बोलते हैं हम निवेश व्यय। ठीक है, दूसरा नाम भी होता है इसका निवेश व्यय। अगर ये निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्थायी निवेश ठीक है प्लस माल सूची निवेश। ठीक है, इस माल सूची निवेश को हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक में परिवर्तन। और स्टॉक में परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दो तरीके होंगे, अंतिम स्टॉक ठीक है प्लस प्रारंभिक ठीक है। यहाँ पर गलती कर दी हमने, यहाँ पर आएगा माइनस, ये माइनस आएगा। ठीक है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, तो हमारा क्या निकल गया? माल सूची निवेश निकल कर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और इसमें अंदर मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लग रहा है यही है। और छठा तरीका हम बात कर लेते हैं। छठा तरीका देखिए, छठा तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना अच्छे से आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। इतने में आ जाएगा ये, देखते हैं। इतने में आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मेरा ध्यान है थोड़ा सा, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण हो गया। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला है व्यावसायिक स्थायी निवेश। ये वाला छठा तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन दिया जाता है। जब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आता है तब ये दिया जाता है उसके अंदर। इसमें क्या है, फिर क्या है, इसमें प्लस कर देंगे। दूसरा भी दे रखा होगा हमें, परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों पर निर्माण व्यय। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बोलते हैं तीसरे वाले को सार्वजनिक
स्थायी निवेश। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इनको मैं करता हूं ब्रैकेट, इन तीनों को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्लस, जिसे हम बोलते हैं माल सूची निवेश, या इसे बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, अब स्टॉक में परिवर्तन क्या है वो ऊपर दे रखा है। स्टॉक परिवर्तन क्या है आपको दिख रहा होगा। स्टॉक में परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है। इन दोनों को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, और इन तीनों को बोलते क्या है, इन तीनों को बोलते हैं हम, देखो इन तीनों को हम सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण कहते हैं। इन दोनों को बंद करेंगे तो हमारे पास सकल स्थायी, नहीं क्या, ये वाला सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, इन तीनों को मिला के बनता है। ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, सिर्फ ये यही था, यही था। इतना थोड़ा सा लेंदी इसलिए आता है क्योंकि क्या है, इतनी मदें नहीं होनी चाहिए थी समझने के लिए, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है जो उसमें आता है सेम, अगर पेपर में फंस गया तो आपके तो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इतना ही है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ में आ गया होगा कि अब क्या है कि ब्याज विधि के जो अंतिम भोग ब्याज सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, इसके अंदर देखिए अंतिम भोग ब्याज सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालना और शुद्ध निर्यात, इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाएगा। और इन तीनों के डायरेक्ट ना दे रखा हो तो बहुत सारी मतें हमें दे रखी होती इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है समझ में आ गया। आइए थोड़ा हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तो समझ में आ गया आपको, मैं आपको चीज और बताता हूँ एक थोड़ा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती हैं, यानी आपने नोट कर रखी है। ठीक है, और बिना नोट के तो नहीं, इससे बोलते हैं हम मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम। ठीक है, और सूत्र कैसे निकालते हैं तो सिंपल तो सामने दिया होता है। ठीक है, NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र, ये भी आपने कर रखा होगा। ठीक है, आप नोट करके बैठे होंगे। ठीक है, NFIA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये हमें दे रखा होगा। ठीक है, ये आय का सूत्र ये भी कर रखा होगा, मुझे पता है आपने। ठीक है, इसे आप नोट कर लिया होगा आपने, बहुत अच्छी बात है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें कर ली होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर पे। तो हेलो गाइस, तो हम कर रहे हैं 29 क्वेश्चन, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 29 क्वेश्चन ये है, इसमें निकालना है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, व्यय विधि द्वारा, और ये कुछ मद दे रखी है इसके अंदर। तो सबसे पहले व्यय विधि में हम निकालते हैं GDP एट MP, उसको बोलते हैं अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, मतलब इसे लिख लिया इसे, प्लस सकल
घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है, ये भी निकाल लिया हमने, ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकाल लिया। उसके बाद हमने निकालते हैं शुद्ध निर्यात, ठीक है। अब देखिए अंतिम भोग ब्याज दे रखा है, इसके अंदर नहीं दे रखा, कौन सा है, 300 कर रहे हैं ना, हाँ, अंतिम भोग ब्याज दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, सकल घरेलू शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण शुद्ध दे रखा है, लेकिन सकल नहीं दे रखा, हमें सकल बनाना पड़ेगा, इसको इस वाले को सकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। शुद्ध निर्यात दे रखा है, शुद्ध निर्यात डायरेक्ट दे रखा है कितना, -30, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। अंतिम उपभोग व्यय निकालने का तरीका क्या होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। फिर प्लस कर देते हैं हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसको करते हैं ब्रैकेट, ताकि ऊपर जब हम लिखें अमाउंट तो हमारा क्या है ये ना हो, ठीक है। अब देखिए निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा है हमारे पास, निजी अंतिम उपभोग दे रखा है 800, प्लस सरकारी अंतिम उपभोग दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है 450, ठीक है। तो कितना का टोटल हमारे पास 1250, ठीक है। अब हम बात करते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालने का तरीका क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले होता है, देखिए इसमें दे रखा है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। अब मैं इसको आपको बताऊं तो मेरे पास एक पेज है, इसमें देखो शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण हमें दे रखा है, ठीक है। हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालना है, शुद्ध दे रखा है तो क्या करना है, प्लस का डेप्रिसिएशन कर देंगे, और हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करना है। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, ये मैंने पीछे लिखवाया था, ठीक है। इसको करते हैं ब्रैकेट, और इसमें हमें स्टॉक में परिवर्तन ऐड नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण कितना हमारे पास 150, डेप्रिसिएशन दे रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग, इसे हम बोलते हैं डैप, इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, डैप कितना हमारे पास 50, तो कितना टोटल हमारे पास 200 हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। और शुद्ध निर्यात हमें डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, कितना -30, तो यहाँ पर क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना 1250, यहाँ पर क्या है 1250 आएगा, प्लस फिर क्या है सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकाल लिया, कितना निकाल लिया 200, ठीक है। और हमारे पास क्या है माइनस का 30 है, जो एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये था, ठीक है। इनको हम काट पीट के निकालें तो हमारा आ जाएगा 1420, ठीक है। काट पीट के मैंने निकाल दिया, ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी जो मेन काम है वो चालू है, हमें क्या निकालना है, GDP@FC निकालना है। क्या निकालना है, GDP@FC, हमने GDP@MP निकालना है। अब देखो जो हमें निकालना है GDP@FC इक्वल टू जो हमने निकाल लिया वो लिखेंगे यहाँ पर GDP@MP, ठीक है। अब जो हमारा खेला चालू होता है इसका, जरा देखिए इस वाले पेज का,
इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए जी और जी, यहाँ पे जी वाला का रोल है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। डी और डी नहीं लेंगे तीसरा वाला, तो अब एफ सी और एम पी पे आ जाएंगे, पी वाला छोड़ देंगे। एफ सी इज इक्वल टू एम पी, एफ सी इज इक्वल टू माइनस का नेट, इसको हम बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर डाट दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्वेश्चन के अंदर देखिए तो NIT, इसे ही बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसी को हमें क्या करना है, नोट कर देना। 1420 माइनस अप्रत्यक्ष कर कितना है हमारे पास, 120, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और की, इसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, ठीक है। और मैं क्वेश्चन कराऊंगा अलग से, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज में। लेकिन उसका तो कुछ न्यूमेरिकल्स में करवाने बाकी हैं, वो करवाता हूँ आपको मैं। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पर 30वां क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये 30वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है कॉपी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पीस में नोट कर लिया है इसको। तो इसमें हमें क्या निकालना है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण निकालना है, ठीक है। अब सकल स्थिर पूंजी निर्माण हम व्यय विधि कैसे निकालें, कुछ नहीं करना, जैसा फॉर्मूला है व्यय विधि का हम वैसे ही पुट करेंगे। हमें ये निकालना है ना, देखो हम ये निकाल देंगे और हमारा आंसर आ भी जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। इसको कर देंगे हम ब्रैकेट प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस यहाँ पर कर देंगे शुद्ध निर्यात। अब देखिए यहाँ पर अंतिम उपभोग दे रखा है, नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अंतिम उपभोग व्यय, तो कर लेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय। यहाँ पर आएगा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना, 1000, ठीक है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना, 500, तो कितना आ गया हमारे पास, 1500, ठीक है। अब सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा हमें, सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं दे रखा, तो हम क्या कर लेंगे इसको, अब जरा देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, नहीं दे रखा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, प्लस हम क्या कर देंगे, स्टॉक में परिवर्तन प्लस डेप्रीशिएशन, इसको हम बोलते हैं मूल्य ह्रास, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं
सकल घरेलू पूंजी निर्माण स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है, वो तो हमें निकालना है, तो हम इसका जीरो पुट कर लेंगे। स्टॉक में परिवर्तन दे रखा नहीं दे रखा, तो स्टॉक में परिवर्तन निकाल लेते। स्टॉक में परिवर्तन प्रारंभिक यहां पर आएगा अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अंतिम स्टॉक कितना हमारे पास 200, प्रारंभिक कितना है 300, तो कितना आ जाएगा माइनस का 100। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर माइनस का 100 कर देंगे, प्लस डेफिशिएंट दे रखा है इसके अंदर नहीं दे रखा, तो जीरो पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास ये निकल कर आया हमारे पास माइनस का 100। क्या निकल कर आया, माइनस का 100। सकल घरेलू पूंजी निर्माण कितने निकल आया, माइनस का 100। ठीक है, ये निकल कर आ गया। और शुद्ध निर्यात दे रखा हमें, साफ साफ दे रखा, कितना दे रखा है -50। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 1500 प्लस माइनस का 100 प्लस, और यहाँ पर क्या माइनस का 50। तो हम इसको काट पीट के निकाले तो हमारा आता है 1350। सिंपल सी बात है कि 150 माइनस 1500 कितना 1350 ही आएगा। ये हमारा GDP एट MP निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये GDP एट MP निकल कर आ गया, हमें देखो कुछ नहीं करना इसके अंदर, ये निकाल लिया। हमें क्या करना है, देखो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ही हमें दे रखा है। पिछली बार हम इसी को निकालते हैं और फिर हम माइनस कर देते हैं, ये हम निकाल लें। ठीक है, ये है क्या, इसको बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, क्या है इसे बोलते हैं GDP एट MP। अब देखिए GDP एट MP कितना है 2500। हमने क्या निकाला, GDP एट MP निकाला। ये GDP एट MP यहाँ पर है, ये दो निकल कर आ गए। कन्फ्यूजन तो होगी होगी। ठीक है, जो हमें दे रखा है हम क्या कर लेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, कितना GDP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP। कोई रूल नहीं करना है इसके अंदर, 2500 इधर है और यहाँ पे इज इक्वल टू 1350। ये 1350 वाला इधर और 2500 वाला इधर। अब क्या करना है, इस वाले को क्या करना है, इस वाले को हम इधर लेके जाएंगे। तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 2500 माइनस 1350। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, निकल कर आएगा 1150। तो हम इसे ही बोलते हैं सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर निकल कर आ गया। आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, कहाँ पर क्या कैसे क्या है। अगर उसका लॉजिक नहीं मिलता है तो क्वेश्चन बेकार है, बिना लॉजिक के मैं क्वेश्चन नहीं कराता। ठीक है, और हो सके तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपको कराऊंगा सिर्फ सिंपल से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बिना फॉर्मूले पुट करें। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एग्जाम्पल कर लिए, मतलब फॉर्मूले लिख लिए होंगे, तो इसकी बात करते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका प्यारा दोस्त शिव किशोर।